कर्नाटक का विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस 136 सीटों के साथ बहुमत से काफ़ी आगे निकल गई है। राज्य में बहुमत के लिए कुल 224 विधानसभा सीटों में से 113 सीटें चाहिए। वहीं बीजेपी महज 65 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होने की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गई है। इसके अलावा जेडीएस का 19 सीट के साथ सत्ता में शामिल होने का सपना भी टूट गया है। इस बार राज्य सरकार बनाने में अन्य की कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि इनके खाते में सिर्फ 3 सीटें दिख रही है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादास्पद और सत्तावादी आपातकाल शासन की ऊंचाई पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ अपने एक बयान के साथ कुछ हद तक बदनाम हो गए। उन्होंने कहा था कि इंडिया इंदिरा है और इंदिरा ही इंडिया है। इसके केवल एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने वाले बेमेल गठबंधन से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भी यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी दक्षिणी राज्यों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब रही। यहाँ पर आकर किसी ने कहा, अगर इंदिरा भारत नहीं है तो कम से कम वो दक्षिण भारत है। तमिल व्यंग्यकार जो रामास्वामी द्वारा कही गई एक दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि यह फैसला इतिहास की तुलना में भूगोल के बारे में अधिक बताता है। उन दिनों के किस्से आज दिमाग में तब आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी कर्नाटक में सत्ता खो रही है। बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत। बीजेपी का अब सभी 5 दक्षिणी राज्यों में प्रांतीय सरकारों से सफाया हो चुका है। यह फैसला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी होने के बीजेपी के दावे पर अगर सवाल नहीं उठाया तो ताना जरूर मारता है। पीएम मोदी के आखिरी समय के धमाकेदार और शोर शराबे बयानबाजी से भरे 26 किलोमीटर का रोड शो काम नहीं आया है। कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत बड़ा है। इस मौके पर 1977 के नतीजों को याद करेंगे तो हमें 2 इंसाइट मिलेगी। सबसे पहले, दक्षिण और उत्तर भारत अक्सर किसी एक मुद्दे पर अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। दक्षिण भारत नीतियों, वादों और नेतृत्व शैलियों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह मोदी या बीजेपी के सबको एक चाबुक से हाँकने के रणनीति में फिट नहीं होता है। दूसरा, यह सरल ज्ञान मिला है कि आप लोकतांत्रिक राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं कर सकते। 1984 की लोकसभा में बीजेपी का लगभग सफाया हो चुका था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उभरी सहानुभूति लहर के दम पर राष्ट्रीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। बीजेपी की विचारधारा का शिखर बीत गया है। कर्नाटक में बीजेपी को, जिसे मैं द्रविड़ ईंट की दीवार कहता हूँ, उसका सामना करना पड़ा। दक्कन के पठार की राजनीति उत्तरी गंगा के मैदानों की राजनीति से काफ़ी भिन्न है। आरएसएस समर्थित बीजेपी का पुराना नारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान में एक अनुप्रास आकर्षण है, लेकिन यह विंध्य के दक्षिण में जाते ही शिथिल पड़ जाता है। यहाँ महत्वाकांक्षी पिछड़ी जातियाँ और राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता नौकरी, कोटा और कल्याणकारी योजनाओं जैसे उपहारों की मांग करते हैं, जो बीजेपी के आर्थिक रूप से रूढ़िवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। कांग्रेस को इसके लिए हामी भरकर खुशी हुई है और बीजेपी समर्थक, जिसे मुक्तखोरी या फ्रीबीज कहते हैं, कांग्रेस उससे भरा एक विकल्प मंच प्रदान कर रही है। वोटिंग मशीन में बटन दबाने वाले उन्हें वोट बीज कह सकते हैं। इस साल के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई आमने सामने की टक्कर देखी गई, जबकि बीजेपी ने हिजाब और टीपू सुल्तान के 18वीं शताब्दी के शासनकाल जैसे मुस्लिम प्रतीकों को टारगेट करके हिंदू भावनाओं को साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धार्मिक सद्भाव पर समान भावना के साथ अपील की और भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। वैसे तो बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव प्रचार करती रही है, लेकिन इस बार मामला इसके उलट था। कांग्रेस उसे 40% सरकार बता रही थी और आरोप लगाया कि वह हर काम के लिए 40% कमीशन लेती है। बीजेपी ने गलती से कन्नड़ और कर्नाटक के गौरव को आहत कर दिया जब गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात स्थित अमूल द्वारा दक्षिणी राज्य के नंदिनी की मदद करने की बात कही गई। उनकी मदद की पेशकश को कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियानों में बुनाया। उसने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकप्रिय स्थानीय ब्रांड को दबाना चाहती है। कांग्रेस ने प्रतिबद्धता, ऊर्जा और फोकस दिखाया। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि किस फैक्टर ने कांग्रेस की जीत को अधिक प्रभावित किया, लेकिन यह निश्चित है कि एक सत्ता विरोधी भावना जो कर्नाटक की राजनीति की विशेषता है, ने निश्चित रूप से मदद की। इसके अलावा हम इस इतिहास से जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को कर्नाटक में राजनीतिक रूप
रूप से जागरूक ग्रामीण मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिद्वंदी वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के हितों को संतुलित करना पड़ता है। कर्नाटक में विजेताओं को तय करने में दोनों समुदाय की अहम भूमिका होती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार अपना संतुलन बुरी तरह से बिगाड़ चुकी थी। ऐसा लगता है कि लिंगायतों पर इसका दाव कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उल्टा पड़ गया और उसमें सत्ता विरोधी मोड़ भी रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वोकालिंगा के कृषक समुदाय ने कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में जनता दल सेक्युलर के प्रति अपनी पारंपरिक निष्ठा को त्याग दिया है। इसने अपने वोटों को इस तरह से विभाजित किया है जिससे लगता है कि कांग्रेस को अधिक मदद मिली है। साथ ही राज्य के पार्टी प्रमुख डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस अपनी प्रतिबद्धता, ऊर्जा और फोकस में असाधारण रही है। ये उत्तर के विपरीत है जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास मजबूत मनी पावर था, या कम से कम उन्होंने एक दूसरे पर इसका आरोप लगाया। कल्पना की उड़ान भरे तो ऐसा लगता है कि शिव कुमार राष्ट्रीय हिट कन्नड़ फिल्म केजीएफ से एक कल्ट लाइन बोल रहे हैं, इफ़ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम योर डैड। किन मुद्दों का हुआ कितना असर? कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उन्हें हिटलर स्टालिन तक बता डाला। बीजेपी ने भी पीएम मोदी पर की जा रही इन अभद्र टिप्पणियों का फायदा लेने की भी कोशिश की। आरक्षण का वादा भी गया बेकार। फिर अचानक कर्नाटक की हर रैली में बजरंगबली का जिक्र होने लगा। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर सियासी दौड़ में आगे निकलने की कोशिश की। अब नतीजों से साफ है कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं को खींचने में सफलता मिल गई। वहीं बीजेपी ने राज्य में मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत व वोकालिंगा समुदाय को बराबर हिस्सों में बांटकर देने का वादा किया था। इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला। वहीं कांग्रेस को हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये हर महीने और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे से फायदा मिला है। किसने प्रचार में झोंकी कितनी ताकत? पीएम मोदी ने तो चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में ही 22 रैलियां की। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच जेडीएस हर बार अपनी जगह बनाती रही है, लेकिन इस बार पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर अपने अंदरूनी कलहों से निपट नहीं पाई। कांग्रेस की जीत के क्या है मायने? कांग्रेस कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में बड़ी जीत का श्रेय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को देगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा समय इसी राज्य में गुजारा था। इससे पार्टी के भीतर और मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर अच्छा असर पड़ना तय है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पार्टी में स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव से उनका अंदरूनी नाता है, क्योंकि कर्नाटक उनका गृह राज्य है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब कांग्रेस में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल वह लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतरी थी और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। विपक्षी एकता को मिलेगी मजबूती। कर्नाटक की जीत से पूरे देश में कांग्रेस की इमेज बेहतर होगी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से ही सत्ता में है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने। कर्नाटक की जीत का असर इन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की इस जीत का असर बाकी विपक्षी दलों पर भी नजर आ सकता है। अब तक सपा, बसपा, राजद, जदयू, जेडीएस, तृणमूल कांग्रेस या आप केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पर दाव लगाने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद केंद्र की राजनीति में सक्रिय ज़्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस के पीछे खड़े होने को तैयार हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस हार के क्या है मायने? कर्नाटक चुनाव 2023 के प्रचार के दौरान बेशक पीएम मोदी ने बहुत रैलियां की, लेकिन उनकी छवि को इससे खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। दरअसल चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को कर्नाटक में जितनी सीटें मिली है वो पीएम मोदी और पार्टी की छवि की वजह से ही मिली है। विश्लेषकों के मुताबिक राज्य में सत्ता विरोधी लहर का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को होगा। उन्हें निश्चित तौर पर इस हार का जिम्मेदार ठहराया जाएगा।